अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में इस वक्त मुमकिना और बड़ी अहम कानून साजी की जो कयास आराइयाँ हैं या जो बाज़गश्त है वो बड़ी ज़ोर पकड़ती जा रही है। गो कि हुकूमत हर चंद इससे इनकारी है और कहती है किसी किस्म की कोई कानून साजी या आइनी तरमीम पर नहीं सोचा जा रहा। लेकिन बहरहाल जो मुलाकातें रवा हफ्ते हमने देखी सियासी जमातों के बीच, इससे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि एक दूसरे को मनाने की कोशिश भी हो रही है, राजी करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर इन अहम मुलाकातों का मैं जिक्र करूं तो आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हुई। पर्दे के आगे कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और, बहुत सी खबरें भी आईं लेकिन सब ने इससे इनकार किया। दूसरी जानिब एक मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से और ये मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की, और दोनों के हवाले से जो खबरें सामने आई वो ये थी कि जो पार्लियामान है उसमें मिलकर साथ चलेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। तीसरी मुलाकात और बड़ी अहम मुलाकात जिसे गर्दाना जा रहा है वो गुज़िश्ता रोज़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पर हुई। बाकायदा उनसे मिलने के लिए गए और इसलिए भी अहम करार दी जा रही है कि इस मुलाकात के अंदर मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। अब जाहिर है ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जबकि चंद रोज़ में ये भी इत्तलात हैं कि पार्लियामान का जो मुश्तरका इजलास है उसे तलब करा गया है। तारीख़ के हवाले से कोई 27 कह रहा है, कोई 28 कह रहा है, कोई 26 कह रहा है, लेकिन बहरहाल ये भी ऑन एजेंडा है। इस सब पर बात करते हैं। इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, पहले तो ये बताएं, ये जो कयास आराइयाँ मैं कहूँ अंदरूने खाना जो खबरें हैं, जो डिस्कशन है जो चल रहा है मुमकिना और अहम कानून साजी के हवाले से, ये क्या है और इसमें बताने में क्या कबाहत है? जी, कानून साजी तो आपको मालूम है कि दिन की रोशनी में होगी, तो जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस होंगे किसी भी ऐवान में हो सकता है, और अगर वो जॉइंट सेशन में आते हैं तो सबके सामने खुलकर उसका मतन भी आ जाएगा। और उम्मीद यही है कि उस पर जो है वो मुश्तरका इजलास या दोनों ऐवान अलग-अलग अपनी बहस भी करेंगे और खुलकर बात करेंगे, जो इश्यूज उठेंगे। सारी तो इस वक्त जो कियास आराई है वो इसी के इर्द गिर्द हो रही है कि क्या चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है उसमें कोई तौसी है या उसका कोई तरीक़ेकार है। तो इसमें बड़ी सराहत से ये कहना चाहता हूँ कि कानून तब्दील होगा, किसी एक शख्स के लिए कोई स्पेशल डिस्पेंसेशन क्रिएट नहीं की जाए। लेकिन ये कानून तब्दील होगा? जी नहीं, अभी इस पर कोई हतमी जो फैसला नहीं हुआ। अभी वज़ीर आज़म कल जब दोबारा अपने हफ्ते का और काम का आगाज करेंगे तो उस पर दोबारा एक सेशन होगा जिसमें इसका हतमी फैसला होगा। अच्छा, और लेकिन जो मुमकिना कानून साजी है उसका फोकस भी अदलिया ही होगी? जी नहीं, सिर्फ अदलिया नहीं है, कुछ और भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए जो अभी इंशाल्लाह अगले चंद माह में हमें मुतवक्को है कि मुख्तलिफ हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी आएगी, उसको फैसिलिटेट करने के हवाले से भी कुछ कानून साजी है। अच्छा, तो यानी कानून साजी इज़ इन दी ऑफिंग। ये मुझे बताइएगा कि क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से बात की और ऑन रिकॉर्ड की, उनका ये कहना था कि अदलिया से जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं मुल्क को आइनी तरमीम की ज़रूरत है। इसीलिए ये बातें और ज़ोर पकड़ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हुकूमत इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कहीं से जिसे कहते हैं नाराज़ है या जिस पर तनकीद करती है वो अदलिया ही है। पहली तो बात यह कि स्टेट क्राफ्ट में जो हाकमियत के मामलात हैं उसमें ज़ाती नाराज़ी या खुशी तो हो सकती है, लेकिन बतौर हुकूमत या इंतज़ामिया या मुकन्ना तो नाराज़ी नहीं है। इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है क्योंकि हम सब आइन के ताबे हैं, और ये सब जो आपस में हम इसको कह सकते हैं खींचातानी है या तनाव है, वो इसी बात पर है कि आइन के तहत कोई इदारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उस पर भी हम सब की राय फ़र्क हो सकती है, लेकिन जो भी इशू पहले भी पार्लियामान ने इस पर कानून साजी की है, और ये पार्लियामान का बतौर अवाम के मुंतखब नुमाइंदा होने का बराह रास्त ये हक है कि वो दूसरे जो सतून हैं इस हुकूमत के, उनके बारे में, उनके प्रोसीजर्स के बारे में कानून साजी कर सकें। और इस मामले में मैं तो सराहना चाहता हूँ काजी फायजी साहब को, जिन्होंने खुलकर कहा। ये बात अदलिया से हमें कम ही सुनाई देती है,
कि पार्लियामान ही कानून साजी के मामले में बालादस्त। और कुछ अभी जो हालिया हियरिंग हुई थी जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम उलमा भी पेश हुए थे, उसमें ये भी रिमार्क्स आए थे कि जो पार्लियामान है उसकी, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसलों को पार्लियामान जो है वो एक तरह से अंडू कर सकता है। इन द सेंस व्हाट ही मेंट प्रोबेबली वाज कि कानून साजी जो है वो पार्लियामान का हक है। लेकिन एक सवाल जरूर बैठता जी है। देखिए, इसमें आपके एक नाजरीन की जो बेहतर समझ के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं वो उन जगहों पर आते हैं जहां कानून वाजे ना हो या कानून में कोई खलाफ, वहां का सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है। लेकिन जहां पार्लियामान का कानून, बनाया हुआ कानून जो है वो फील्ड में वाजे तौर पर मौजूद है, तो हम सब उसके ताबे हैं बशमूल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, देखिए जो तनकीद इस वक्त हुकूमत पर बन रही है कि लास्ट आप जितने भी महीने देख लें, यानी कि इलेक्शन के बाद जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, जिस किस्म की भी कानून साजी हो रही है वो बड़ा अदलिया फोकस हो रही है। यानी फैसले पसंद नहीं आए तो फ़ौरन कानून साजी कर दी गई, या फिर ऐसे हो रहे हैं जिससे मौजूदा हुकूमत में लोगों का फ़ायदा हो। आप कहते हैं कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होते, लेकिन मैं चले पर्सन स्पेसिफिक ना कहूँ तो पार्टी स्पेसिफिक कह सकते हैं। तो ये भी तो तनकीद, और ये तहरीक इंसाफ तो ख़ास तौर से करती है, वो कहती है कि कौन से ऐसे अवाम के मफाद की कानून साजी इस वक्त हुकूमत करती नज़र आ रही है। अब वो चाहे इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रिलेटेड हो या जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया उससे रिलेटेड हो, वो नैब के हवाले से जो तरमीम की गई वो हो, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई वो देख लीजिए। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपकी हुकूमत जो है, यानी आपकी जमात की हुकूमत, वो बहुत ज़्यादा मौजूदा हालात को देखते हुए फौरी तौर पर कानून साजी कर देती है टू सेव देमसेल्व्स? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि वो तहरीक इंसाफ जिसने अपने दौरे हुकूमत में, और मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ पार्लियामान, 21 मिनट में गालिबन 33 कवानीन पास करवाए थे। अब वो तो कानून साजी के बारे में कोई भी उनकी कही हुई बात जो है उसमें कोई वजन नहीं हो सकता। जो आपकी की हुई की बात है उसमें वजन है, और इसीलिए ये सारे मामलात पार्लियामान को रेफर किए जाते हैं कि उसकी जो इज्तिमाई दानिश है कौमी असम्बली की और सेनेट की भी, अभी भी जो कानून साजी हुई है उसमें दोनों अवामों ने अलग-अलग कानून साजी की है। तो उसमें फिर जब अवाम के नुमाइंदों की राय और सेनेट में खास तौर पे चारों सूबों की तरफ से राय आ जाती है, तो वो फिर मोतबर ठहरेगी किसी और इदारे की हुई गुफ्तगू से। और ये जो कानून साजी है इस वक्त पाकिस्तान में ही आमतौर पर अब इस वक्त की जाती है, जब हमें जो पाकिस्तान के अवाम, हमारी नजर में हुकूमत चलाने के लिए और पाकिस्तान के अवाम की हाकमियत में जो रुकावटें आ रही हैं उसे दूर करने के लिए कानून साजी की जाती है। और ये भी एक इस पे मुस्बत अमल है, बजाय ये कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर्स इशू हो जिसके तहत ये सारे काम हो, पार्लियामान को रेफर किया जाता है, पार्लियामान अपनी उस पर राय देती है। उसमें चूंकि जमहूरियत है, हर अमल के ऊपर तनकीद हो सकती है और होती भी है, लेकिन बहरहाल पार्लियामान का जो किया हुआ अमल है वो मोतबर है आज के आइन के तहत। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है खुर्रम दस्तगीर साहब, इससे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो भी हुकूमत या जिस पार्टी की भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होगी, जो फैसले उसको समझ में ना आए, जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट के अगेंस्ट हुए उस पार्टी के, वो फौरी तौर पर कानून साजी करेगी और फिर ये कहेगी कि पार्लियामान का इस्तेहकाक है, पार्लियामान कानून बनाता है, पार्लियामान बालादस्त है। ये एक नई किस्म की हम देख रहे हैं रविश। नहीं, मैं इस पे आप बड़े अदब से इख्तलाफ करूंगा। ये नई रविश नहीं है। पूरी दुनिया में जमहूरियत इसी को कहते हैं कि जिस जमात के या जिस कोलिशन के पास अवाम के वोटों की अक्सरियत हासिल हो, उन्हीं को ये हक मिले। ये हुकूमत और किसको कहते हैं? वो यही कहते हैं कि आज मसलन फॉर एग्जाम्पल जहां हम एक जमात का जिक्र करते हैं कि जो सबसे बड़ी जमात है, उनको 31% वोट दिए हैं पाकिस्तान के अवाम ने, लेकिन हुकूमत उन लोगों की है जो मुश्तरका तौर पर 69% वोट के हकदार। तो लिहाजा उस वक्त ये हुकूमत बनाने का मतलब ही ये है कि अवाम की तरफ से एक उन्हें मैंडेट दिया गया है कि वो हाकमियत के मामलात को चलाएं। इसमें जो रुकावट है और जिसको जो हमेशा रहनी चाहिए वो यही है कि क्या आइन के अंदर जो बुनियादी हमारे हकूक है, जो आइन का पहला बाब है, क्या उस किसी हक के ऊपर तो
हम कोई कदगन नहीं लगा रही पार्लियामान। वहां अगर बुनियादी हकूक प्रोटेक्टेड हैं तो फिर दूसरे जो हमारी हुकूमत के इदारे हैं उनके बारे में जो कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान को हासिल है, एज लॉन्ग एज हम कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा चलिए, आप जाहिर है बेहतर तौर पर कह सकते हैं, पार्लियामान में इतने अरसे रहे हैं। मुझे बहरहाल बड़े अदब के साथ कुछ इख्तिलाफ ज़रूर है इन बातों से, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आने लगे फौरी तौर पर कानून साजी, तो उससे फिर ये भी महसूस होता है कि वो भी एक इदारा है जो आइन और कानून के तहत चल रहा है, ज़ाहिर है उससे मुबर्रा नहीं। तो फौरी तौर पर कोई कानून साजी से फिर ये समझ में आता है कि अगर आपको फैसलों से इख्तलाफ है और आपको ये लगे कि फैसले आपके हक में नहीं, तो आप कानून बना दें और फिर वो भी रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि माजी से उनका इत्तलाक कर दें। बहरहाल लेट्स मूव अ लिटिल बिट फॉरवर्ड। एक बात है, देखिए हक का जो मामला है वो हम सब आइन के ताबे हैं, और यहाँ फिर एक तनाव जरूर है कि किस इदारे ने कितना तजावुज किया है, क्या उनका जो रिमिट था उसको, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास भी बड़े अदब से कहूंगा लामहदूद ताकत नहीं है फैसले देने की। वो भी उसी आइन के ताबे हैं जिस आइन के तहत पार्लियामान बनी है। तो लिहाजा ये एक तनाव रहेगा पार्लियामान में और सुप्रीम कोर्ट में। और मैं चूंकि खुद भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया बतौर एक मुंतखब नुमाइंदा होने का, पार्लियामान की जो साख है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है बिल आखिर वही होगी, क्योंकि वो फिर दोबारा तो अवाम के बराह रास्त तौसीक से वो बनी। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, डॉन ने एक रिपोर्ट शाया हुई है, आपने पढ़ी कि नहीं, कि आर्टिकल 200 इस पे बड़ी लेदे है और इसको शायद वन ऑफ द थिंग्स जिसको तब्दील किया जाना है, और उसके अंदर जाहिर है कि वो ट्रांसफ़र और तकर्रुरी के हवाले से है, पोस्टिंग के हवाले से जज साहिबान की, और उसमें यह है कि पहले जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की रजामंदी जो है वो ली जाती थी कि अगर उन्हें एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना हो, लेकिन इस रजामंदी के जो वर्डिंग्स हैं इसको शायद लेट गो किया जाए। और इसके ऊपर बाकायदा ज़ाहिर है आपको पता है कि डॉन काफ़ी हद तक आप समझते हैं हमारी स्टैंडिंग कि सारी चीज़ें मालूम करके ही हम शाया करते हैं, ऐसे कहीं हेयर से पे बात नहीं होती। क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो व्हाट द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट। जब इस किस्म की अगर कोई चीज़ होती है तो उसको फिर इंसान या जो तासुर मिलता है वो यही है कि आप लोग अपनी मर्जी के जजेस, जो हाई कोर्ट के फैसले समझ में ना आए, या आपको लगे कि एक पर्सन कोई सूबे की हाई कोर्ट जो है वो ज़्यादा फैसले आप लोगों के ख़िलाफ़ दे, आप फौरी तौर पर जजेस को तब्दील अपनी मर्जी से कर दें और ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर दें। तो आई डोंट नो कि ये होने को है या नहीं। वो रिपोर्ट जो मेरी गुजारिश ये है कि जब तक कानून साजी का जो पहला मुसद्दका मरहला है, और ये भी मैं आपके नाज़रीन की मदद के लिए अर्ज कर दूं, वो तब है अगर वो मुसवदा तजवीज़ काबीना के सामने आती। जब तक वो काबीना के सामने नहीं आती, वो सिर्फ एक प्रपोजल है जिसका कोई मुसवदा बना होगा, वो लॉ मिनिस्ट्री में मौजूद भी होगा, मुझे मालूम नहीं है, अंदरूनी मामला तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये कि जब तक वो तजवीज़ होकर काबीना के एजेंडा पर ना आए, इस तरह की बहुत सारी कानून साजी हर वक्त लिखी जा रही होती है, लेकिन बिलाखिर फाइनल फैसला जो है वो तभी होगा जब ये अगर मुसवदा काबीना के सामने जाता है, फिर इस पर बहस करना ज्यादा मुनासिब। अच्छा, हुकूमत बार बार ये कहती है कि नहीं, अभी इस किस्म की कोई कानून साजी नहीं होगी जिसमें चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से के तौसी करने के लिए। लेकिन अलबत्ता मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि खुर्रम दस्तगीर साहब, आप भी जाहिर है कि इतनी हुकूमतों का हिस्सा भी रहे, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक अच्छा टाइम आपने गुजारा है, पार्लियामान में गुजारा है। आप ये समझते हैं कि एक डिस्कशन ये भी आई कि ये भी किया जा सकता है मुमकिना तौर पे कि जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी होती है, यानी एक सिलेक्शन होता है आउट ऑफ द सीनियर मोस्ट, शायद जज साहिबान के लिए भी ये सोचा जा रहा है कि 5 टॉप में से किसको सिलेक्ट किया जाए, कि शायद ये भी इन दी ऑफिंग है, लेट्स से हाइपोथेटिकली एंड पर्सनली ऑल्सो। आप समझते हैं ये तरीक़ाकार बेहतर होगा? जी, पूरी दुनिया में तो यही तरीक़ेकार इस वक्त राइज है। ये जो ऑटोमेटिक सीनियरिटी का असूल है, मेरे नॉलेज में तो और कहीं नहीं पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता, और ये सिर्फ अल जिहाद ट्रस्ट केस की बुनियाद पर चल रहा है। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि जब तक पार्लियामान किसी मामले पर अपनी राय नहीं दे देती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है
वो उस वक्त तक कानून की हैसियत रखता है। लेकिन जब पार्लियामान उस पर अपनी राय या कोई कानून साजी कर देती है तो फिर वही फील्ड में होगी। तो ये, लेकिन ये जो जिस का आपने जिक्र किया, ये भी उन प्रपोजल्स में है जो हवा में जरूर है, लेकिन उन पर हम बात करना कबल अज़ वक्त है, जब तक वो एक मुजवजा कानून बनकर काबीना के सामने नहीं आए। लेकिन आप ये समझते हैं कि दुनिया भर में क्योंकि सीनियरिटी पे काम नहीं होता, इट हैज टू बी अ सिलेक्शन आउट ऑफ द बेस्ट, यही होना चाहिए है जी चीफ देखिए ना, जस्टिस की अमेरिका में तैनाती तो में? आपको मालूम है कि बराह रास्त और जो बड़ी यानी मगरबी जमहूरियतें हैं, उनमें तो इसी तरह का तरीके का राइट है कि जो एग्जेक्टिव है वो बराह रास्त अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस, क्योंकि ये साहब चीफ जस्टिस होंगे। सिर्फ ये है कि वहाँ चूंकि प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसमें उनकी जो पार्लियामान का जो अपर चेम्बर है, सेनेट, उसको मंजूरी और मुस्तरद करने का इख्तियार हासिल है। ये सवाल हमारे सामने है कि आप पाकिस्तान में भी हम जब दूसरी जमहूरियतों की मिसाल देते हैं तो क्या ये मिसाल होनी चाहिए कि सेनेट की जो जुडिशरी कमेटी है उसको ये हक हासिल हो कि जो प्रपोज किया है एग्जेक्टिव ने वो नाम, उसको वो तहकीक के बाद रिजेक्ट कर दें। तो दुनिया में तो यही तरीके का राइज है कि स्ट्रिक्ट सीनियोरिटी नहीं होती, जो एक उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बना हुआ है और मुख्तलिफ कमेटियां बनी हुई हैं, वहां बाकायदा तौर पे जाता है। तो लिहाजा ये कोई हमारा जो इस वक्त मुरवजा तरीका है, इसकी दुनिया में हमें कम ही मिसालें मिलती। और आप समझते हैं कि अब हुकूमत सोच रही है कि अब दुनिया जैसे करती है हमें भी वैसे ही करना चाहिए, लेकिन इससे फायदा क्या नहीं होगा? देखिए, ये फायदा क्या होगा? देखिए, ये उससे ये होगा कि ये जो हम देखते हैं और हमने देखा है कि अभी हालिया सालों में ही चंद हफ्तों के लिए, चंद दिनों के लिए भी चीफ जस्टिस बनते हैं। तो उससे डेफिनेटली अगर एक ऐसा तकर्रुर होगा जिसमें कोई टेन्योर मुकर्रर हो, तो उससे एक अदालत में एक ठहराव आएगा और एक बेहतरी का ये भी एक सवाल है कि एक सिर्फ हादसा वलादत की वजह से, यानी उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी वजह से बाज चीफ जस्टिस साहबान को 3-3 साल भी मिलते हैं, बाज को 3 हफ्ते भी नहीं मिलते। तो ये भी जो एक इंस्टेबिलिटी है, इसका भी तदारुक हो जाए तो बेहतर। तो क्या इस हवाले से दीगर जमातों को एतमाद में लेना शुरू कर दिया है, यानी ये डिस्कशन का आगाज हुआ है किसी सतह पर? जी अभी अभी तो नहीं, लेकिन इस हफ्ते देखें चूंकि अब इजलास मुतवक्को है तो इस पर तमाम जो हुकूमती जमातें हैं, और हम कोशिश करेंगे अपोजिशन से भी बात करें इस पर, क्योंकि फिर कहूंगा ये किसी एक शख्स के लिए तो कानून साजी नहीं होगी, आने वाले दिनों के लिए सब पर इस असूल का इतलाक होगा। तो इस पर और हुकूमत को भी तजवीज़ में दे चुका हूँ, इस पर जितना ज्यादा हो सके तमाम अपोजिशन की जमातों से भी बात की जाए ताकि इसको कंसेंसस से हम पार्लियामान के थ्रू कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, इसको आप कैसे देखते हैं? मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे उसमें। जी बहुत मुस्बत कदम है, और जो जमहूरी जहन की जमातें हैं और जो पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखती हैं, उनको आपस में मिलना भी चाहिए। इनके बहुत पुराने, हमारी जमात के भी बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से ताल्लुकात हैं। तो लिहाजा ये तमाम जो पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखने वाली जमातें हैं, उनको आपस में बात करते रहना चाहिए, ये मुस्बत अमल। सो आप ये समझते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हुई एक मरतबा फिर, और एक जो खबर भी सामने आई, जो रिपोर्ट भी हुई कि हुकूमत को पार्लियामान में टफ टाइम देने के लिए ये मुश्तरका काम करेंगे, तो ये आप लोग चाहते हैं अब भी कि मौलाना साहब जो है वो अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ का कम से कम साथ न दे? ये देखिए, टफ टाइम की जो तारीफ है वो फर्क है। तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि पार्लियामान में बलवा करना और ऊंचे नारे लगाना या कागज फाड़ना या किताबें फेंकना, जिस तरह उन्होंने हम तब फेंकी थी 2021 में, वो टफ टाइम है। वो टफ टाइम नहीं है। टफ टाइम ये है कि आप कानून को पढ़ें और उसके अंदर फिर जो संजीदा तरामीम पेश करें, फिर तरामीम के ऊपर बाकायदा तौर बहस करें। लेकिन ये जो संजीदा और पार्लियामानी अवाम के हक में जो काम करना है,
ये तहरीक इंसाफ का मकसद, उनका मकसद सिर्फ शोर करना और फसाद फैलाना लेकिन पार्लियामान के अंदर। बट यू कांट से कि दिस इज स्पेसिफिक टू पीटीआई। जो भी ऑपोजिशन में, आपकी जमात भी जब बैठती है, हमने भी देखा है बजट की कॉपियां फाड़ी जाती हैं, शोर शराबा होता है, स्पीकर डाइस के सामने सब खड़े हो जाते हैं। जी जी, वो किया जाता है, लेकिन उसके साथ ही देखिए ये दो तरीके हैं, लेकिन उसके साथ ही जो कवानीन है या बजट है उसके अंदर तरामीम भी पेश की जाती है, जिसके लिए मेहनत दरकार होती है। ये जो अरक रेजी का काम है, जो वाकई आवाम की फलाह का काम है कि आप बजट के ऊपर संजीदगी से अमेंडमेंट्स फाइल करें या कवानीन के ऊपर, वो ये काम करने के लिए तैयार। उनका फोकस सिर्फ जो है वो शोर मचाने पर और बलवा करने। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात, जिसको बड़ी अहमियत दी जा रही है और उसके हवाले से भी कई ज़राए की इत्तलात हैं, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ जो अहम मुलाकात हुई सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश गाह पर, उसके हवाले से कई तज्ज़िये भी हुए, कुछ ज़राए से इत्तलात भी हुई। इसी हवाले से जानते हैं तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम मोहम्मद असलम गौरी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असलम गौरी साहब, बताइए क्या मुद्दा था कल की मुलाकात का? देखिए, ये तो ऐसा था कि जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान 94 से एक ताल्लुक है। सियासत अपनी जगह है, ताल्लुक जाती ताल्लुक और दोस्ती अपनी जगह है, और ये सबको पता है। और इस तकरीबन मेरा ख्याल ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उस पे कुछ आपस में ऐसी चीजें पैदा हो गई जिसकी वजह से मौलाना साहब और जरदारी साहब के दरमियान में दूरियां पैदा हो गई। और इस दौरान में जब से जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, मौलाना साहब उनके दरमियान में वो राब्ता नहीं था। और लेकिन इस दौरान में कुछ म्यूचुअल दोस्त बीच में पड़े, उन्होंने कहा कि ये इतने पुराने साथी हैं, इनमें अगर सियासी गलतफहमी है तो उनको जाती गलतफहमियों को दूर किया जाए। तो ये बेसिकली तो ये एक इस तरह की मीटिंग थी कि आप समझ सकते हैं कि दो दोस्तों की मीटिंग थी। सही। और इन दोस्तों की मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब भी थे? जी, मोहसिन नकवी साहब भी थे। मोहसिन नकवी साहब भी तशरीफ लाए थे उनके साथ, चूंकि मोहसिन नकवी साहब का मौलाना से बहुत पुराना ताल्लुक है। अच्छा, वही मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि जरदारी साहब की तो जाहिर है कि बहुत पुरानी दोस्ती है, तो मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी से बड़े मुख्तलिफ किस्म के आइडिया सबके जहन में आए, तो आपने कहा वो भी पुराने दोस्त हैं। जी, वो पुराना ताल्लुक है उनका। मोहसिन नकवी साहब का यहाँ 24 में जब थे वो अपना उसके हेड थे, अब भी शायद हैं, तो वो उस वक्त भी आते जाते हैं। हमारी तहरीक के दिनों में जब हम यहाँ धरना दे के बैठे थे, उन दिनों में वो बहुत से मशवरे लेने के लिए भी आते थे, मिलते मिलाते भी रहते थे। तो मौलाना साहब से उनका बड़ा पुराना ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब का। ये अभी जो ये नए लेटेस्ट ये वजीर आला बने और वजीर दाखिला बने, इससे बहुत पहले से 10-12 साल से उनका ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब से। तो जो रंजिशें थी, जो दूरियां पैदा हो गई थी मौलाना साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी में, अब वो सारे गिले शिकवे दूर हुए? बहरहाल ये तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो दोस्तों में होती है वो हम ऑन एयर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बहरहाल उन्होंने मौलाना साहब को दावत भी दी खाने की, और उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट हाउस आए, जिसमें मौलाना ने हंसते हुए कहा कि आप लोगों ने हमें छोड़ा कब है वहां आने के लिए। तो इस तरह की दोस्तों की मीटिंग थी जिसको आप इसी अंदाज में देख सकते हैं, लाइटली, उनमें कोई इसमें सियासी चीज नहीं थी, और बहरहाल ताल्लुकात की एक बहाली थी और उसके लिए उनका आना हुआ। और ये एक दो म्यूचुअल फ्रेंड जो है इसमें कोशिश कर रहे थे, जिनकी कोशिश से ये ताल्लुकात की बहाली की एक मीटिंग कल हुई है। अच्छा, तो असलम गौरी साहब, जो मुमकिना कानून साजी जिसका बड़ा तस्करा है आजकल इस्लामाबाद की फिजाओं में सबसे ज्यादा, मुझे ये बताइए कि उस पर क्या कोई एतमाद में लिया, उसके लिए कोई मदद मांगी मौलाना साहब से सदर ने? नहीं, इस टाइप की कोई बात नहीं हुई, कोई सियासी बात नहीं हुई, कोई हुकूमत की मदद की बात नहीं हुई, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। बल्कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस सिलसिले में हमारी परसों पीटीआई से मीटिंग हुई थी, और हमने कौमी नेशनल असेंबली के अंदर प्लस सेनेट के अंदर दो रुकनी कमेटियां बना दी हैं। नेशनल असेंबली में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारी तरफ से होंगे, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो पीटीआई की तरफ से होंगे इसी सिलसिले में, और इस तरह सेनेट में हमारी तरफ से कामरान मुर्तजा एडवोकेट साहब होंगे और उन तरफ से शिबली फराज साहब होंगे। तो हमने दो रुकनी कमेटियां बना दी हैं
एक तो ये कि आइंदा डे टू डे मैटर जो भी असेंबली और सेनेट में आएगा, ये दोनों हजरात बैठेंगे और उसमें मशवरा करेंगे। और अगर कोई इख्तलाफ राय आ जाता है आपस में दोनों शख्सियात का, जो दो कमेटी बनी है, सब कमेटी बनी है, तो वो दो अगर कोई उनमें इख्तलाफ राय आ जाता है तो वो हजरात आपस में मशवरा करने के बाद फिर हमसे पार्टी से मशवरा करेंगे और पार्टी के डिसीजन के मुताबिक हम चलेंगे। कोशिश हमारी ये है कि अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए और खुसूसन कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर हमारा मुतफिका ही रह जाए। अच्छा, तो असलम गौहरी साहब, ये जो मुमकिन कानून साजी जिसका कि बड़ा तस्करा है, अगर ऐसा कुछ होता है और फोकस जाहिर है कि अदलिया है, तो आप समझते हैं कि मौलाना साहब जो है वो साथ देंगे ऑपोजिशन का या हुकूमत का? आप लोगों की राय क्या है इस हवाले से? देखिए, तो देखा जाएगा कि उसमें है क्या, वो किस चीज की अमेंडमेंट है, किस लिए है, पर्पस क्या है, फिर उसके बाद हम उस पर कोई राय देंगे। हम कबल उस वक्त तो राय नहीं दे, हमें तो अभी तक तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रहे हैं। कल अता तारड़ साहब ने कहा कि हम तो कोई चीज अमेंडमेंट नहीं ला रहे, तो अभी तक तो अबहाम है। अगर कोई चीज वाजे सामने आए तो मैं उस पर कोई राय दे सकूं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई चीज सामने नहीं आई है, तो हम उस पर कोई राय देने से कासर हूं मैं इस वक्त। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे पहले थे, वो ये कहते हैं कि ये सोच जरूर है और इस पर तमाम जमातों बिलशमूल ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ज़रूर लेंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि मैंने इस्तदा की है हुकूमत से कि वो ये करे कि जो सीनियरिटी है, जो अभी तक हमारा तरीक़ाकार है चीफ जस्टिस की तैनाती का, हमें वो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जो अमेरिका में है या दीगर ममालिक में है, जहाँ पे सीनियरिटी नहीं देखी जाती बल्कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसे कहते हैं वो लगाया जाता है। देखिए, इस तरह की बहुत सी बातें मार्केट में हैं, लेकिन सामने तो नहीं है ना जी। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, उसका अंदाजा है वो कह रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी जमात का वैसे आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त तरीक़ाकार है वो दुरुस्त है, वही राइज रहना चाहिए? देखिए, अगर किस चीज में बेहतरी की तवक्को है तो उस पर गौर ख़ौस किया जा सकता है, और लेकिन ये कहना कि जी अमेरिका में है तो हम उसकी तकलीद करें, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। हमें अपने माहौल के मुताबिक बात करनी चाहिए, अमेरिका की तकलीद नहीं करनी चाहिए। और वो सामने ले आएंगे प्रपोजल तो इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में हम बता देंगे, हम उस पर अपना जो भी होगा रद्द-ए-अमल तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन यही मैंने आपसे अर्ज किया कि हम पहले अपनी पार्टी में उसमें सोचेंगे, अपोजिशन में दोनों आदमी हमारे जो बैठे हैं कमेटी के वो आपस में देखेंगे, फिर अगर उनकी राय में कोई फर्क आता है तो फिर हमारे पास आएगी बात अपनी अपनी पार्टी में, फिर हम उसमें अपना सोच समझ के पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में रख के बात को फिर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। सही। असलम गौहरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुकात कैसे हैं मौलाना साहब के? ज़ाहिर है वहाँ भी नवाज शरीफ साहब से बहुत पुरानी दोस्ती, लेकिन अब आप ऑपोजिशन में PMLN हुकूमत में दोबारा कोई कोशिश हुई है और हालिया कोशिश? देखिए मेरी बात तो पहली बात तो ये है कि जिस वक्त यह हुकूमत बन रही थी उससे कबल ही प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने उस वक्त भी ऑफर की थी और वक्तन फवक्तन हम मिलते मिलाते भी रहते हैं, हंसी मजाक में बातें भी होती हैं, हमारे तल्लुकात आपस में तकरीबन तमाम पार्टी से अच्छे हैं। सिर्फ अगर कुछ खला था तो PTI के साथ था जिसे हम दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी पार्टी से अच्छे, और पार्टी जब आपस में मिलते हैं तो सियासतदान सियासी बातें भी करते हैं और होती ही सियासी बातें हैं, तो इस तरह की बातें आती जाती रहती हैं। लेकिन अभी तक कोई इस पे कोई मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से ऐसा ज़हन नहीं है कि हम हुकूमत में जाएं या हुकूमत का हिस्सा बने। सही, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ जो इतनी ज्यादा आप लोगों की मीटिंग्स हो चुकी हैं, कम से कम यहाँ तक बात अब तय हो गई है कि पार्लियामान में आप लोगों की मुश्तरका हिकमत अमली होगी। जी हाँ, इंशाल्लाह हमारी राय यही है कि पार्लियामान में अपोजिशन मुतहद हो और हमारी मुश्तरका राय हो। लेकिन अगर कहीं फर्क आए तो मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लाजम नहीं है कि दोनों पार्टियां किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाएं। अगर किसी बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे तो अपनी अपनी पार्लियामानी पार्टियों से रजू करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौहरी साहब। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारे साथ होंगे नईम हैदर पंचोता साहब, उनसे जानते हैं कि उनकी जमात क्या सोचे बैठी है इस मुमकिन कानून साजी के हवाले से। वेलकम बैक। पार्लियामान के इस मुश्तरका इजलास की क़यास आराइयाँ, ऑफकोर्स तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से काफ़ी कुछ कह चुकी है, इस पर बात करते हैं। और जो आज एक और ख़बर आई कि इख्तलाफात जो हैं तहरीक इंसाफ के, उसके लिए अब
सदर आरिफ अलवी जो साबिक सदर हैं, उनको ये टास्क दी गई है कि तमाम तर इख्तलाफात को दूर किया जाए। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं नईम हैदर पंचोता साहब, कानूनदान भी हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नईम हैदर पंचोता साहब, पहले तो बताइए, ये पार्लियामान का जो मुमकिना मुश्तरका इजलास और मुमकिना कानून साजी, हुकूमत तो जाहिर है बार बार ये कहती है कि कोई कानून साजी ऐसी नहीं आ रही, यानी अदलिया से मुताल्लिक या जजेस की एक्सटेंशन के हवाले से, लेकिन फिर क्या वजूहात आप तक क्या इत्तलात हैं कि क्या है एक्चुअल एजेंडा मुश्तरका इजलास का? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ, या हम जो समझ रहे हैं, या हमें जो फील हो रहा है वो ये है कि ये इजलास भी उसी तरह से जैसे इससे पहले भी इजलास मुख्तलिफ बुलाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जो डाका डाला गया 8 फरवरी को, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कोई ना कोई ऐसा कानून साजी की जाए, कोई ना कोई ऐसा मामला जो है वहां पर उठाया जाए जिससे किसी सूरत जो है वो उनका जो डाका है वो कवर। अब देखिए, अगर ये एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं काजी फैसल साहब के मामले के ऊपर, तो देन भी देखना तो सबसे पहले ये होगा ना कि क्या इनकी मेजोरिटी है। इस वक्त इनकी तादाद नेशनल असेंबली के अंदर 214 है, और वो 214 भी आपने देखा कि 17 सीटों से कैसे 214 के ऊपर पहुंचे। पहले डाका डाला गया, फिर मुख्तलिफ अलायंस लेकर आए, और फिर उसके साथ इन्होंने जो हमारी सीटें जीती हुई थी उनको रिकाउंटिंग के अंदर हराया। अब 6 और सीटें जो हैं वो छीनना चाहते हैं। 4 अगर मजीद मिलाएंगे तो 224 बनेगा, फिर मेजोरिटी इनकी बनती है। लेकिन इस 224 की अब तक की तादाद जो है वो उनकी कंप्लीट नहीं हुई, तो लिहाजा वो जो काजी फैसल साहब है उनकी एक्सटेंशन वाला मामला तो नजर नहीं आ रहा कि पॉसिबल है। लेकिन उनकी सोच जरूर है, वो चाहते जरूर हैं कि या एक्सटेंशन की जाए या जो है वो जो सीनियरिटी वाला कानून है, रूल है, उसको जो है वो क्रॉस किया जाए, यानी अपनी मर्जी से कोई चीफ जस्टिस लगाया जाए। सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर तो जस्टिस मंसूर साहब जो है उनका नंबर बनता है, लेकिन इनका दिल है कि कोई अपनी मर्जी का जज जो है वो लाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, या फिर काजी फैसल साहब वाला मामला। अच्छा, लेकिन एक चीज, हाँ, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्योंकि इसी प्रोग्राम में हमारे इब्तिदा में खुर्रम दस्तगीर साहब थे और इसी हवाले से हम उनसे भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अमेरिका में भी आप देखें कि चीफ जस्टिस की तैनाती किस तरह से होती है, कहीं भी सीनियरिटी जो है वो नहीं देखी जाती, बल्कि जिसको भी चूज़ किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो सेनेट की जो कमेटी है उसको भी ये हासिल होता है कि वो इसके ऊपर एतराज़ात अगर उठाने हैं या प्रूव करना है। तो अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और वो ये समझते हैं कि ऐसा कई बार हुआ है कि फिर जज साहिबान जो हैं वो या तो कोई 3 महीने में किसी की अगर रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है तो वो सिर्फ 3 महीने बन के होगा, या कोई 4-4 साल बना बैठा रहता है। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत ज़रूर है, वो ये समझते हैं। नहीं, देखिए, बात ये है कि जो वो बात कर रहे हैं, उससे पहले जो मैं बात कंप्लीट कर रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इंतखाबात जो हैं जी वो होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी कानून के अंदर तरमीम करके वो चाहते हैं कि जो हल्का बंदियां उनको चेंज किया जाए। अब हल्का बंदियां अगर चेंज होंगी तो डेफिनेटली उसमें फिर टाइम आगे बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ाने की वजह यही है क्योंकि जब इंतखाबात होंगे तो उसमें फिर वो एक्सपोज होंगे, तो वो नहीं चाहते कि एक्सपोज हों, और फिर वो जो कहानी डाली गई है 3 इस्लामाबाद के हल्कों या पूरे पाकिस्तान वो फिर खुलेगी और कहा जाएगा आप तो बाकी हाल हुए थे और आप देखेंगे कितना गंदे हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये लटकाया जाए। नंबर 2, मुसद्दक साहब की बात मैं कल भी सुन रहा था, देख रहा था उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम में मैंने जाना था, मैं लेट हो गया। वो जो बात कर रहे हैं कि सीनियरिटी वाला मामला जो है वो जरूरी नहीं होता, वो जो बात कर रहे हैं कि जो जज अच्छा काम करे वो लगाया जा सकता है। मैं इस लॉजिक से बिल्कुल मुतमईन नहीं, मुतफिक नहीं हूँ। आप देखें कि अगर एक जगह के ऊपर एक थाने का SHO है और उसको आप IG लगा दें और कहें कि SHO जो है वो बड़ा अच्छा काम करता है, तो वो नहीं हो सकता। आपको एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। SHO के बाद DSP है, DSP के बाद SP है, SP के बाद SSP है, और फिर इसी तरह से DIG और IG बनता है। अब DIG को छोड़कर आप ये लगा दें कि आप SSP को IG लगा दें, वो मुमकिन है। इसी तरह सर्विस के अंदर भी जो सीनियरिटी वाला मामला है, एक एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा मैटर करता है कि एक बंदा सीनियर है जो कि प्रैक्टिस भी ऑलरेडी रही है। ये नहीं कि कोई पहली दफा जो है वो दरमियान में निकाला जा रहा है, बल्कि हमेशा यही होता है सुप्रीम कोर्ट में कि सीनियरिटी वाइज जो है वो चीफ जस्टिस बनता है। आपके अंदर जो वो चाहते हैं कि इंतखाब उनकी मर्जी से हो, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सीनियरिटी वाला जो रूल है जो पहले अपनाया गया उसी को अपनाया जाए। उसकी वजह ये है
कि पहले ऑलरेडी ये चल रही है प्रैक्टिस, और हमारी तो उनके साथ कोई नहीं है कि मंसूर साहब हो या मुनीर साहब हो, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो प्रोसेस ऑलरेडी है वो हो, और एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे लाइन में और लोग भी लगे होते हैं। लेकिन आपको ये भी इल्म है कि पार्लियामान का इस्तेकाक है कि वो कानून साजी करे? नहीं, देखें, ये पार्लियामान है ना, ये पार्लियामेंट जो इस वक्त बनी हुई है, अगर आप देखें तो मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि 17 सीटों वाले जो हैं उनको इक़्तिदार दिया गया है, जो अपने हल्के हारे हुए हैं, जो अपने वार्ड हारे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो उनके सरबराह हैं वो अपना हारे हुए हैं, और पतन की रिपोर्ट भी कह चुकी है कि 102 का टर्न आउट जो है वो कैसे नेशनल असम्बली पे आया, और 141 का जो है टर्न आउट सूबाई असम्बली पे कैसे आता है। तो उन्होंने वाज़ेह शवाहिद दिए हैं कि ये जितने वोट थे एक यूनिट काउंसिल के अंदर, ये एक वार्ड के अंदर, उससे ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं जो उनको डले। तो लिहाजा ये डाका इन्होंने डाला था, तो ऐसे लोग जो इख्तियार में आकर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उस पर्दे के उसके ऊपर जो उन्होंने 8 फरवरी को किया, उस पर्दा जो है उसको मेंटेन रखने के लिए वो चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी लाई जाए। तो कोई भी कानून साजी जो आइन के खिलाफ हो और सिर्फ अपनी फेवर के लिए हो, वो किसी सूरत उसको नहीं माना जाता कि वो जेन्युइन है, वो लीगल है, या उसका कोई लीगल एस्पेक्ट बचता है, बल्कि वो से यही कहा जाता है कि आइन के मुनाफी है। नईम हैदर पंचोता साहब, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब। तो पंचोता साहब, अब ज़रा आपकी पार्टी के मामलात की तरफ आते हैं, क्योंकि इसमें बड़े इख्तलाफात आज से नहीं बल्कि इससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में जिनको करप्शन के इल्ज़ाम में शकील साहब को हटाया गया, उसके बाद भी समझ में आया, पंजाब में भी ग्रुपिंग्स का बड़ा जिक्र किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि कोई कमेटी तश्कील दी गई है तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की जानिब से, ये जिसमें आरिफ अलवी साहब अब इन तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करने का टास्क उनको सौंपा गया है। देखिए, बात यह है कि किसी जगह के ऊपर कोई मसला होता है, कोई मामला होता है, डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 1, 2, 4, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोगों की जमात नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस वक्त 90% लोग PTI को सपोर्ट करते हैं और बहुत बड़ी जमात है। इख्तलाफात होते रहते हैं, इख्तलाफात जो है वो खान साहब बाहर थे उस वक्त भी थी, लोगों की अपनी हर एक बंदी की राय होती है, हर एक बंदी की अपनी ओपिनियन होती है, और दूसरी जमातों में भी है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि इस वक्त क्योंकि खान साहब अंदर है, हमें इत्तेहाद की जरूरत है, तो डेफिनेटली उसमें कोई अगर है भी तो मजीद जो है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। आरिफ अलवी साहब वो सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर हैं, और एक अच्छा वो रोल अदा कर सकते हैं। इसी तरह से शिबली फराज साहब हों, मरयूब साहब हों, या दीगर लीडरशिप हो, तो वो बड़े अच्छे न्यूट्रल, और बैरिस्टर गौर साहब वो भी बड़े अच्छे हैं कि अगर किसी जगह पर कोई इख्तलाफ है तो वो बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, और इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। इसका मतलब इख्तलाफात हैं ना, तभी ये तमाम तर चीज़ों को सही करने के लिए आरिफ अलवी साहब को कहा गया है। नहीं, देखें, फॉर एग्जांपल जैसे शेर अब्दुल मरवत साहब वाला मामला पिछले दिनों था, और उमर अयूब साहब के हवाले से या शिबली फराज साहब के हवाले से वो चीज़ें चल रही थी, आपस में इख्तलाफ था, वो तो सारी दुनिया देखती। इसी तरह से अगर कोई और अलग राय रखता है या कोई किसी जगह के ऊपर वो समझता है कि नहीं मेरा नुक्ता ये है, तो उसको जो है वो क्लियर करना चाहिए, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 2 बात यह है कि मैं इस चीज से बड़ा हैरान होता हूँ कि आज भी मैं देख रहा था, मुझे कुछ लोगों ने भेजा कि हमारे 4 वर्कर्स इस्लामाबाद के अंदर जो है वो पुलिस ने उनको नंगा किया है, उनको मारा है, पीटा है। तो इस तरह की खबर जो है वो मीडिया जो है वो बिल्कुल ही नहीं चला रहा, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, जबर हो रही है। पुरअमन एहतजाज के लिए लोग निकले थे, जो कि हमने एहतजाज वो जलसा जो है वो कैंसिल भी कर दिया। उसके बावजूद अभी तक लोगों को उठाया हुआ है, कोई CTD उठा के ले गया है, कोई वहां पर ATC के एंटी टेररिज्म ATA के तहत FIR दर्ज कर दी गई है। तो ये जो सिलसिला है ना मुल्क के अंदर लाकानूनी का, ये बंद होना चाहिए। अच्छा। जब तक ये चीजें बंद नहीं होगी और इन चीजों के ऊपर हमारा मीडिया भी नहीं उठाएगा, नहीं दिखाएगा, तो तब जो है वो आगे मुल्क नहीं बढ़ सकता। मैं समझता हूँ कि हर एस्पेक्ट से इन चीजों के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताया नईम हैदर पंचोता साहब कि कल तो एक रिलीफ मिला, मेरे ख्याल से अच्छी खबर थी तहरीक इंसाफ के लिए कि 3 लोगों की जो है वो रिहाई भी हो गई, वो वापस घरों को लौट गए, ये भी खबर आई थी, जिनमें मलिक रिजवान साहब भी थे। जो जलसे के हवाले से अब इत्तलात हैं कि 1 तारीख तो 8 सितंबर दी गई, एक लाहौर के जलसा भी था। सो अब फाइनली क्या डिसाइड किया है तहरीक इंसाफ ने? देखिए, बात यह है कि रिजवान भाई हों या अता भाई हों या सारे जितने हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हों या उनकी फैमिली के, अभी भी अजहर मिशवानी के भाइयों को बाजियाब नहीं किया गया। पहली बात तो है ये रिहाई नहीं है, ये अबडक्शन थी, अगवा किया गया था। रिहाई होती है जब आप किसी मुकदमे में कानूनी तौर पर
करते हैं, तो इसे अगवा का है, जब जबरी गुमशुदगी कहेंगे। तो ये अगवा किया जाता है कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि मीडिया का गला बंद किया जाए, आवाम की आवाज़ बंद की जाए, कोई बात ना करे, कोई ये ना कहे कि कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं, नंगा क्यों किया जा रहा है, कोई ये ना कहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई जा रही है, जजेस को क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है, लिख लिखा है क्यों फैसले किए जा रहे हैं, क्यों झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। नंबर 2 बात ये है, जो आपने दूसरा सवाल किया है वो जलसे के हवाले से किया। जी, जलसे के हवाले से। 8 और अगस्त में लाहौर में भी था ना 27। नहीं देखें, 27 के हवाले से असल में ये हुआ कि 27 के हवाले से हमें ये इत्तला मिली थी कि हमें एनओसी मिल गई है, क्योंकि वकला ने जो वहां पर जिन्होंने केस किया था उन्होंने आई थिंक सो वो बताया कि हमें कि जलसा जो है वो 27 तारीख को हो सकता है एनओसी मिली है। लेकिन जब हम उनसे एनओसी वगैरह हमने कहा कि हमें बताएं तफसीलात दें, तो उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला उन्होंने रखा है कि आप ये जलसा जो है इस तारीख के ऊपर कर लें या इस तारीख के ऊपर। हमने अपनी डेट दी है, लेकिन वो अपने मुताबिक चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ जगह कर रही है, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो लिहाजा क्योंकि पहले वाला जलसा जो था हमारा, जो इस्लामाबाद के अंदर था, वो रिसेंटली हुआ था और उसको कैंसिल किया गया था, तो जब तक उसको कंफर्म ना किया जाता या प्रॉपर जो है वो उसके ऊपर कंफर्मेशन ना होती, तो हम नहीं चाहते थे कि फिर कोई ऐसी चीज हो कि फिर उसमें कहा जाए कि अभी नहीं हो रहा या कल हो रहा। तो लिहाजा इसलिए वो 27 को नहीं हो रहा और 8 तारीख के ऊपर हमारा फोकस है। अब 8 तारीख को जो जगह का हमें दिया गया है करनौल के मकाम के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जगह बहुत तंग है और वो जगह जो है वो चेंज होनी चाहिए। लेकिन इस हवाले से अब जो फैसला है वो खान साहब के साथ मशावरत के साथ दोबारा होगा। अली मीर साहब उनसे मिल रहे हैं और उसमें वो डिसाइड करवाएंगे कि उसी जगह के ऊपर कोई हम उन्हें दोबारा इंतजामिया को रिक्वेस्ट करेंगे कोई और जगह दे दी है, क्योंकि उन्होंने एनओसी तो हमें दी है। तो उसमें अगर वो मानेंगे कि एनओसी और जगह पर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर उस जगह पे ऊपर ही जलसा होगा, क्योंकि जो जगह वो समझते हैं कि ठीक है तो हम उसी पे ही एग्री हैं। पहले भी एग्री थे, जो बदनीति की बुनियाद के ऊपर आखिरी टाइम के ऊपर उन्होंने हमारी एनओसी कैंसिल की। अच्छा, तो इसका मतलब कि होगा 8 सितंबर को जलसा अब इस मरतबा ज़रूर होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से तहरीक इंसाफ के जो वफ्द की मुलाकात हुई तो क्या तय पाया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है, क्या मौलाना साहब राजी हैं कि आप लोगों के साथ वो चलेंगे पार्लियामान के अंदर और बाहर? देखिए, मौलाना साहब जो हैं उन्होंने तो जरदारी साहब को बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं उस जो आप चाहते हैं कोई तरामीम चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ। नंबर 2 बात यह है कि मौलाना साहब इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं और जो आवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा और उनका मौक़िफ़ जो है इस मामले के ऊपर एक है, तो जिसका मौक़िफ़ ये होगा वो बिल्कुल उसको हम वेलकम करेंगे और जो डाका चोरी उसको जो है सपोर्ट करेगा या उसका हिस्सा होगा उसके साथ बिल्कुल नहीं होगा। मौलाना साहब के साथ जो है हम चाहते हैं कि आगे मजीद मामला बढ़े और हमारे साथ जो है वो आगे उसमें लाइजान के अंदर आए और इस जो जंग है, जो कानून की जंग है, उसमें हमारा पार्टनर बने, जैसे हमारा पहले दीगर जमातों के साथ अलायंस है। नईम हैदर पंचोता साहब, बेहद शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। ये हफ्ता यकीनन इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जितनी बातें इस वक्त की जा रही हैं मुश्तरका पार्लियामान के इजलास से, वो कौन कौन सी कानून साजी है। क्या जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि SIFC रिलेटेड भी बहुत सारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारी कानून साजी है, मुमकिन तौर पर वो भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो हुकूमत जुडिशरी के हवाले से कानून साजी की इनकारी है, क्या वो वाकई पेश होगी या नहीं, आने वाले दिन इसी पर फोकस रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।